क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। और इस पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 3 मार्च को है सामाजिक विज्ञान का पेपर। आप सभी ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 3 मार्च से पहले ही आपको कई विषयों को भी तैयार करना है, जैसे कि हिंदी विषय हो गया, इंग्लिश विषय हो गया, मैथ विषय हो गया, गृह विज्ञान या अन्य जो विषय आपने ले रखी हैं सभी को तैयार करना है। तो आपको ऐसे स्तर से तैयारी करनी है कि आप बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस अंक जरूर लेकर आओ इस बार 2023 में। तो सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व भी करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में 3 मार्च 2023 सामाजिक विज्ञान के पेपर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए मैं आपको जल्दी बताता हूं। यहां पर कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हैं, जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और साथ ही जो पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित होगा प्रत्येक विषय का, जैसे खंड आ और खंड मा में पेपर विभाजित होगा। और खंड आ में 20 अंक के, कितने अंक के? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको OMR सीट पर देना है। यानी आपको कुछ इस तरीके की OMR सीट मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हो OMR सीट का नमूना। यहां से आपको प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा। कैसे फिल करना है मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देख लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला है यहां पर OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है और ना ही इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए यहां पर आप देख सकते हो, मान लीजिए इसमें सही था यहां पर बी वाला और मैंने यहां पर क्या कर दिया है, ए वाले में टिक लगा दिया, फिर इसमें व्हाइटनर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत माना जाएगा। तो आपको ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही किसी भी तरह या किसी भी हाल में आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी OMR सीट चेक नहीं होगी और आपको ये 20 नंबर गंवाना पड़ेगा। यहां पर साफ साफ लिखा भी है ना। तो इसके बाद आप देखेंगे क्या है, खंड बा 50 अंकों का पूछा जाएगा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे, वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे। मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं और दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको मानचित्र मिलेगा उसे आपको अच्छे से मजबूती के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में बांध देना है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहां से आप देखेंगे खंड आ, जिसमें आएंगे 20 अंक के प्रश्न, यानी होंगे प्रश्नों की संख्या होगी 20, यानी कुल यहां पर आपको मिलेंगे 20 नंबर। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? यहां पर विकल्प दिए गए हैं आ, बा, सा और दा। OMR सीट में A, B, C और D लिखा रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिस्मार्क है, नेपोलियन है, ड्यूक मैटरनिक है या ज्यूसेप्पे मैत्सिनी है? तो निम्न में से कौन 1815 वियना संधि से संबंधित है? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ड्यूक मैटरनिक। अगला प्रश्न कह रहा है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? यहां पर पहला विकल्प है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। दूसरा है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। तीसरा है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर
उत्तर क्या हो जाएगा कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? इसका राइट आंसर है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला विकल्प है सही। और यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न क्या है? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? इसका कारण क्या था? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1928, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 1929 में महामंदी का प्रकोप था, यानी आर्थिक महामंदी लागू हुई थी। और 1928 से 1934 के बीच भारत में जो गेहूं की कीमत थी यह 50% क्यों गिर गई थी? तो महामंदी के कारण ही ऐसा हुआ था। अगला है प्रश्न, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित था? पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अमेरिका में ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान स्थित था। और अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है कठोर संविधान, दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है कठोर संविधान, यह संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? पहला विकल्प है धर्म, दूसरा विकल्प है भाषा, तीसरा विकल्प है आ और बा दोनों, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों धर्म भी है और भाषा भी है। राइट आंसर है उपरोक्त में से, यानी आ और बा दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं, यह तो नहीं होगा। आ और बा यानी धर्म के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है और भाषा के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है क्या? पहला विकल्प है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, दूसरा है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, तीसरा है बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। यहां पर पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला है विकल्प जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा इटली और चौथा ब्रिटेन। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है, ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प रूसो, दूसरा है विक्टर इमैनुअल, तीसरा है काल्विन और चौथा है यहां पर ज्यूसेपी मैत्सिनी। तो ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? इसका राइट आंसर है ज्यूसेपे मैत्सिनी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, यह भी सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यह भी सही है। यहां पर राइट आंसर क्या है? आ एवं बा दोनों, यानी यहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है यह अन्य व्यवस्थाओं से इसलिए अच्छी होती है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य,
जैव संसाधन या संभावी संसाधन। तो मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? पहला है विकल्प गहन खेती के कारण, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा है वनोन्मूलन और चौथा है अति पशुचारण। तो निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? पहला है विकल्प केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? यहां पर राइट आंसर होगा केरल, क्योंकि केरल राज्य में क्या है? साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, यानी यहां पर पढ़े लिखे लोग सबसे अधिक हैं भारत के सभी राज्यों से ज्यादा, इसलिए यहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? पहला विकल्प है रोजगार की परिस्थितियां, दूसरा है आर्थिक क्रिया की प्रकृति, तीसरा है उद्यम का स्वामित्व और चौथा विकल्प है किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो यहां पर राइट आंसर होगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, उद्यम का स्वामित्व के आधार पर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प है भूमि का अनुपजाऊ होना, दूसरा विकल्प है भूमि का दलदली होना, तीसरा विकल्प है भूमि का उपजाऊ होना और चौथा है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है भूमि का अनुपजाऊ होना। यहां पर पहला ही विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प दामोदर घाटी, दूसरा विकल्प है सोन घाटी, तीसरा विकल्प है महानदी और चौथा है चंबल घाटी। तो गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? जिनके पास भूमि नहीं है उन मजदूरों के लिए सबसे अधिक और उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? पहला है विकल्प उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य मिले, दूसरा है वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, तीसरा है अधिक मजदूरी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न का भी आंसर आपको बताना पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? पहला विकल्प है सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, दूसरा है विकल्प सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, चौथा है यहां पर अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उपयोग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका भी आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने आपसे इस मॉडल पेपर के 3 प्रश्नों का आंसर पूछा है, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 का आंसर आपको बताना है, प्रश्न संख्या 17 का आपको आंसर बताना है और 18 का। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोयला, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है आ एवं बा दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूतापीय ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला विकल्प है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई,
दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहां पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। और तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। तो आप सभी जानते हैं इन 20 तरह के जो प्रश्न आएंगे इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। चलिए अब किस तरीके के प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे खंड बाग के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और वीडियो को शेयर भी करते रहना। यहां पर आप देखेंगे प्रश्न क्या है, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ये सभी प्रश्न आपको तैयार करके ही जाना है। पहला है प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के, जिनका आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है, इनके लिए आपको मिलेंगे 4 अंक, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। अथवा में प्रश्न है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। 4 नंबर का यह भी प्रश्न आया हुआ है। और यहां पर दूसरा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये सभी प्रश्न आपको तैयार करके जाना है 2023 बोर्ड एग्जाम देने। यहां पर अगला है प्रश्न, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर यह प्रश्न भी 4 नंबर का है। अथवा में प्रश्न आया है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों को तैयार करके ही जाएंगे। और अगला जो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। अथवा अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। और यह प्रश्न भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका आंसर लगभग आपको 150 शब्दों में देना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर हैं। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है 2023 बोर्ड एग्जाम देने के लिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप देख पा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, यानी 6 नंबर का है। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है। देखिए बिल्कुल चुने चुने प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर में, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। अथवा वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का
गठन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। और अगला प्रश्न है यहां पर भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए या करिए। और अगला प्रश्न है यहां पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है यह तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है, मैंने आपको कई बार बताया है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मानचित्र से संबंधित प्रश्न कुछ इस तरीके के आएंगे, जैसे कि यहां पर है प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, यहां पर चिन्ह भी बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन हेतु आपको यहां से 1/2 अंक मिलेगा, यानी यहां पर 1 नंबर यहां से आपको मिलेगा एक प्रश्न के लिए। तो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ आपको मानचित्र में दर्शाना है, लिखना पड़ेगा। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, किस स्थान से शुरू किया, इस स्थान को भी आपको गांधी जी के द्वारा बताए गए मैप में फिल करना है। और वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो उस स्थान का नाम भी आपको मैप में फिल करना है। जिस तरीके के प्रश्न आएंगे उसी तरीके से आपको आंसर फिल करना है। अगला है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। और अगला है यहां पर प्रश्न वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और यहां पर आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो आपको इसको नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मानचित्र कार्य जो कि होगा 9 खा के अंतर्गत प्रश्न निर्देश भी दिए गए, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहां से भी 5 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर कुल आपको यहां से मिलेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी प्यारे मित्रों में और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। और आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2023 बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल अच्छे से आपको तैयारी करनी है, विधिवत तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल होना तय है। प्री बोर्ड परीक्षाएं आपके विद्यालय में स्टार्ट हो चुकी हैं सोमवार से ही, यानी कल से ही 16 फरवरी से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 फरवरी यानी अब आपको समय बहुत कम आपके पास बचा है और आपको तैयार करना है सभी विषयों को। तो 16 फरवरी को पहला पेपर हिंदी विषय का है और हिंदी की आपको तैयारी कैसे करनी है मैं जल्द ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको हिंदी विषय की। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।